दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम रोलेक्स रिंग के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको रोलेक्स रिंग के आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम रोलेक्स रिंग के कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए 2003 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि 18 साल इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए हो चुके हैं। अब अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी इंडिया की टॉप 5 फोर्जिंग कंपनीज में से एक है। मतलब इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में से अगर ये कंपनी एक है तो कंपनी की अगर देखी जाए तो ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छी है और उसके अलावा ये फॉर्जिंग मार्केट के अंदर भी कंपनी का अच्छा मार्केट शेयर इंडिया के अंदर है। अब इसके अलावा कंपनी काम क्या करती है, तो देखिए कंपनी हॉट रोल्ड फोर्ज और मशीन बियरिंग रिंग को कंपनी बनाती है, जो कि पैसेंजर व्हीकल, जो 2 व्हीलर व्हीकल्स होते हैं कमर्शियल वाले, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑफ हाईवे व्हीकल्स। ऑफ हाईवे व्हीकल्स क्या होते हैं, जो गाड़ी आप हाईवे पे नहीं चला सकते उसको बोलते हैं ऑफ हाईवे व्हीकल्स। यानी कि तरह तरीके के व्हीकल्स में ये प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, वो यहाँ पे ये कंपनी बनाने का काम करती है। हॉट रोल्ड फोर्ज एंड मशीन बियरिंग रिंग एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट। अब उसके अलावा अगर हम देखिए कौन सी इंडस्ट्रीज में कंपनी के प्रोडक्ट जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए फर्स्ट है ऑटोमोटिव, सेकंड है इंडस्ट्रियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और रिन्यूएबल एनर्जी। यानी कि एक ही ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ऐसे सेक्टर में कंपनी के प्रोडक्ट जाते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्री में भी जाते हैं। अब यहाँ पर कंपनी के प्रेजेंस की बात करते हैं। तो देखिए कंपनी का बिजनेस सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं है, कंपनी अपने इंटरनेशनल में भी कंपनी का बिजनेस है, यानी कि आउट ऑफ इंडिया में भी कंपनी के प्रोडक्ट जाते हैं। अगर कंपनी के क्लाइंट की बात करें तो एसआरएफ इंडिया, चैफलर इंडिया, टिमकेन इंडिया, ये जो लिस्टेड है, मतलब ये जो कंपनीज आपको पता ही होगा कि एसआरएफ इंडिया हो गया, चैफलर इंडिया हो गया, ये कंपनी लिस्टेड है जो कि कंपनी के जो कहते हैं क्लाइंट्स हैं या फिर कस्टमर्स हैं। अब उसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, तो देखिए कंपनी की अभी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं राजकोट के अंदर, जहां पे 22 की फोर्जिंग लाइन्स है। और उसके अलावा अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 1,44,750 MTPA की यहाँ पे कंपनी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी के 17 डिफरेंट कंट्रीज में कंपनी के प्रोडक्ट जाते हैं इंडिया के अलावा, यानी कि 18 कंट्रीज में यहाँ पे इनका टोटल कारोबार है। अब यहाँ पे कंपनी की ताकत क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया की टॉप 5 फोर्जिंग कंपनीज में से ये कंपनी एक कंपनी है। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही अच्छी बात है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इसकी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट राजकोट के अंदर है। अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो मैंने क्या बताया, कमर्शियल व्हीकल्स और उसके अलावा जो नॉर्मल व्हीकल्स होते हैं पैसेंजर व्हीकल्स, उसके अलावा रेलवे, रिन्यूएबल एनर्जी, वहां पे भी कंपनी के प्रोडक्ट जाते हैं। अब उसके बाद अगर हम रेवेन्यू बेस की बात करें तो एक ही जगह से रेवेन्यू नहीं आ रहा है, रेवेन्यू भी डिफरेंट जगह से यहाँ पर आ रहा है। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यहाँ पे कंपनी ने लिखा है कि उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लगातार अच्छा है, लेकिन मुझे थोड़ा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी का अच्छा नजर नहीं आया है, क्योंकि अगर आप खुद देखोगे आपको खुद को पता चल जाएगा। अब यहाँ पर ये कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है, तो देखिए सबसे पहले जो कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पे कंपनी फुलफिल करेगी, और उसके अलावा जो उनके जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस हैं उनको भी यहाँ पे कंपनी मीट करने के लिए ये आईपीओ लेकर आ रही है। अब ये देखिए अगर आप कंपनी के रेवेन्यू को देखोगे तो 2018 के बाद यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू तो आप बढ़ा था, लेकिन 19-20 में अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखोगे अराउंड 250 करोड़ से यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है गिरा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। यहाँ पर हम कोविड का भी कुछ इश्यू नहीं कह सकते। अब ऐसा क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए उस वक्त कोविड मार्च में आया था, और मार्च में देखोगे तो आप मेरे ख्याल से यहाँ पे ये इश्यू हमें नजर आता है। अब अगर हाफ ईयर FY 2021 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 225 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू है। अगर हम 6 महीने के परफॉर्मेंस की बात करें तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 6 महीने इस परफॉर्मेंस को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो पूरे साल का 450 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का निकल कर आता है। तो देखिए थोड़ा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यहाँ पे कंपनी का इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मार्केट इसे इतना ग्रे मार्केट प्रीमियम क्यों दे रहा है, यानी कि जो 50% का ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे अवेलेबल है उसके पीछे का रीजन क्या है। यहाँ पे जो कंपनी के मार्जिन परसेंटेज है वो हमें इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, और जहाँ पे मार्केट का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम मेन देखता है नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज।
अगर वहाँ पे मार्जिन परसेंटेज अच्छे से बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे कंपनी के लिए अच्छी बात है। और कंपनी ने ऐसा बोला भी है कि आने वाले टाइम पे जो कंपनी के रेवेन्यूज के इश्यूज है वो वहाँ पे सॉल्व होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिमांड उनको देखने को मिल रही है। अब ये इतने सारे प्रमोटर्स हैं जो अपनी कंपनी का स्टेक यहाँ पर बेच रहे हैं थ्रू ऑफर फॉर सेल, यानी कि जो ऑफर फॉर सेल का अमाउंट होगा वो पूरा इन प्रमोटर्स की जेब में जाने वाला है। अब ये देखिए 28 जुलाई को ये आईपीओ ओपन हो रहा है, यानी कि जो भी वेडनेसडे आ रहा है उस दिन ये आईपीओ ओपन हो जाएगा। अगर उसके बाद अगर हम बात करें तो 30 को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा, यानी कि फ्राइडे को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपए की यहाँ पे एक फेस वैल्यू है और 900 का प्राइस आप मान के चलिए रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी के अंदर, यानी कि एक शेयर का आपको देना है और उसके अंदर 16 शेयर का यहाँ पे ये लॉट होने वाला है, यानी कि जो हमारे क्लीन साइंस में था 14,400 रुपीज का अमाउंट वही आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अगर इश्यू साइज की बात करें तो 731 करोड़ का ये आईपीओ यहाँ पे हमें नजर आता है और अगर बात करें फ्रेश इश्यू की तो वो है 56 करोड़ का, यानी कि ये जो पैसा है ये कंपनी के पास जाने वाला है और कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए ये अमाउंट यूज करने वाली है। अब अगर ऑफर फॉर सेल की बात करें तो ये है 675 करोड़ का, यानी कि ये पैसा पूरी प्रमोटर्स की जेब में जाने वाला है। मतलब पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे पूरा का पूरा पैसा जितने भी ये प्रमोटर्स आपने देखे हैं ये इनके प्रमोटर्स की जेब में जाने वाला है। तो देखिए अभी जितने भी आईपीओज आ रहे हैं इसका मुझे मेन इश्यू ये नजर आता है कि ज्यादा पैसा यहाँ पे प्रमोटर्स की जेब में जा रहा है ना कि कंपनी के बजाय। मतलब अगर कंपनी के पास अगर ये पैसा जाएगा तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बढ़िया रहेगा और कंपनी के ग्रोथ के लिए अगर वो पैसा यूज होगा तो इससे कंपनी के इकोनॉमी को भी यहाँ पे बहुत फायदा होगा उससे। अब यहाँ पर इसके शेड्यूल की अगर हम बात करें तो एंकर इन्वेस्टर्स का यहाँ पे 27 जुलाई को यहाँ पे उनका मतलब वो बिड लगाएंगे और उनकी अलॉटमेंट उसी दिन पता चल जाएगी। अब उसके अलावा अगर हम देखें तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि 4 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। 5 अगस्त को यहाँ पे रिफंड मिल जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है। अगर अलॉटमेंट मिलता है तो 6 अगस्त को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और 9 अगस्त को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा, यानी कि 9 तारीख से आप इसमें बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें तो 14,400 रुपीज आपके पास मिनिमम होने चाहिए अगर आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना है और मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी के अंदर एक डीमैट अकाउंट से आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों जनरली आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना चाहिए अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड होता है तो, क्योंकि अगर आप ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई करोगे तो वहां पे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आप 13 लॉट एक ही अकाउंट से लगाने की सोच रहे हैं इससे अच्छा आप है ना 13 डिफरेंट डीमैट अकाउंट से अगर आप एप्लीकेशन लगाएंगे तो मेरे ख्याल से वहां पे आपके क्या कहते हैं कि अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की, जो किसी भी आईपीओ के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। तो देखिए 22.08 का यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर है और उसके हिसाब से 39 से 40 का यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी का जो कंपनी का वैल्यूएशन है, यानी कि जो 900 का कट ऑफ प्राइस है उसके ऊपर निकल कर आता है। तो देखिए 40 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक बार के लिए ठीक है, क्योंकि अभी कंपनी आईपीओ लिस्ट कर रही है तो थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन वहां पे रहने वाला ही है। तो यहाँ पे कम से कम मेरे ख्याल से देखा जाए तो 50 से 60 तक का अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो रहता है तो उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसके ऊपर अगर जाता है तो वो थोड़ा ओवर वैल्यूएशन वहां पे कंपनी को दिखेगा। अब 19.75% का यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पे कंपनी का काफी बढ़िया है और जो प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही है ऑल्दो जो आरओई है कंपनी का वो काफी बढ़िया हमें नजर आता है। अब अगर नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो ये है 111, यानी कि 8 to 9 टाइम्स यहाँ पे कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो हमें निकल कर आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो मेरे ख्याल से अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी 50% का यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम अवेलेबल है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए मुझे थोड़ा यहाँ पे रिस्की स्टोरी नजर आती है और खास करके जो भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे वहां पे कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, मेरे ख्याल से मैं उसके लिए यहाँ पे वेट करूंगा, फिर मैं मेरा डिसीजन बनाऊंगा। क्योंकि जो भी फाइनेंशियल यहाँ पे कंपनी के हमें नजर आ रहे हैं तो वो थोड़ा ट्रेडिशनल वे ऑफ अप्रोच है, वो हमें बिल्कुल भी सही हमें नजर नहीं आते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक बार के लिए आप थोड़ा एक रिस्क यहाँ पे बना रह सकता है। बाकी अगर आप लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहते तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको रोलेक्स रिंग के आईपीओ के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।